तो ये जो मसाइल हैं एनक्रोचमेंट के, इसको आप किस तरह देखते हैं? एनक्रोचमेंट के हवाले से तो बहुत सारे मसाइल हैं। जहाँ गरीबों की शॉप्स या इस तरह की चीज़ें हों वो तो सारी मसमार हो जाती हैं, लेकिन जहाँ पर सोर्स हो और कोई सियासी वाबस्तगी हो वहाँ वो चीज़ें बच जाती हैं। इंक्रोचमेंट हो रही है तो फौरन एक्शन लेना चाहिए। कौन सी ऐसी वजह है कि ऐसी जहनियत बन रही है कि कोई बस्ती खाली हो और हमने कब्जा जाकर करना है वहाँ पर? यहाँ तो मैंने देखा है कि कोई कचरा कुंडी भी जो है ना लोगों के नजर में होती है कि ये इस पे कब बिल्डिंग खड़ी करे। कि भाई वकील जो है वो झूठ बोलता है, वकील झूठ का साथ देता है, या फिर ऐसी बातें कि भाई वकील जो है तारीखें ज़्यादा लेता है ताकि मैं पैसे ज़्यादा ले सकूं। अवाम में एक तासुर है ये। वकील का काम ये नहीं है झूठ बोलना या कोई बाहर से कोई चीज ले आना। जो उसको क्लाइंट बताएगा कि भाई मेरे साथ ये मसला हुआ है, वो कोर्ट को जो थ्रू प्लीडिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स वो बताएगा और कोर्ट को असिस्ट करेगा, ऐसा ही डिफेंड नहीं करेगा। वकील का काम है टू असिस्ट द कोर्ट ओनली, बाकी जो है ना कोर्ट हैज टू डिसाइड। यंग लॉयर्स के लिए मेरी स्पेशली ये सजेशन है और राय ये है कि वो जल्दबाजी ना करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं शहबाज इब्राहिम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज इब्राहिम। आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो फॉर्मर जज हैं, इस वक्त वकालत के शोबे से ज़ाहिर है मुंसलिक हैं, और मेरी मुराद जनाब जुल्फ़कार अली सोलंकी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कोई मसला नहीं है, शुक्रिया आपका कि आपने हमें जो है ना सिलेक्ट किया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। नो प्रॉब्लम, वेलकम। नाज़रीन मोहतरम, आपको ये भी बताता चलूँ कि तजावुज़ात, कब्ज़ाखोरी, ये मसाइल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और सर को इस टॉपिक पर हमने स्पेशली मदऊ किया है क्योंकि आप फॉर्मर जज हैं एंटी इंक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल के भी। तो मैं चाहूँगा कि सर से हम वो सवालात करें जो हमारी आम आवाम जानना चाहती है, बहुत सारी चीज़ें। तो सर सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को आप ये भी बताएं कि आपने अपनी जो जज की सर्विस है वो कब से शुरू की और कहाँ पर एंड की, वजह क्या बनी? जज की जो सर्विस है मैंने स्टार्ट की थी 2018 जनवरी 2018 में। ज़बरदस्त। मैं अपॉइंट हुआ था एज ए स्पेशल जज ऑन एडॉक माशाल्लाह। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। बेसिकली तो मैं वकील हूँ। जी। वकीलों से जो है ना वो जजेस उठाते हैं फॉर स्पेशल कोर्ट्स, ऐसा ही है। इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस। तो हमारी जो कोर्ट थी वो डिविजनल कोर्ट है। जी। तो इस हिसाब से मैं 5 साल 2 टेन्यूर जो है ना मीरपुर क्लास में रहा हूँ, 2.5 साल में हैदराबाद में रहा हूँ। अभी जो है ना 26 तारीख को मैं वो कंप्लीट करके फिर अपने लॉर्ड्स के प्रोफेशन में फिर इन हुआ हूँ। माशाल्लाह। साथ साथ सर तो सबसे 7.5 साल की मेरी जो है ना वो जर्नी है जी। एज ए जुडिशल ऑफिसर ओके। इन ए स्पेशल कोर्ट। ज़बरदस्त। अच्छा सर, इसके साथ ये सवाल बनता है, ज़ाहिर है आप स्पेशल कोर्ट में रहे हैं, तो ये जो मसाइल हैं एनक्रोचमेंट के, इसको आप किस तरह देखते हैं? यानी कि एज अ जज क्या मसाइल दरपेश थे जो आप देखते हैं कि ये वाले मसाइल ज़्यादा हैं? मसाइल देखा जाए तो मसाइल तो हमारी कंट्री में या सिंध में एनक्रोचमेंट के हवाले से तो बहुत सारे मसाइल हैं। जी। क्योंकि आप देखें हर जगह गली मोहल्ले, ज़मीन तो छोड़ो, स्टेट लैंड और पब्लिक पार्क्स या और जो एमिनिटीज़ हैं उनको तो छोड़े, आप गली मोहल्ले देखें वहाँ भी कब्ज़े शुरू हो गए हैं। तो मसले तो बड़े गंभीर हैं। इसके लिए जो है ना गवर्नमेंट ने कोर्ट्स भी बनाई हैं, एक स्पेशल फोर्स भी है, और हर इदारे को पावर भी किया गया है, एम्पावर्ड है। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज़ एम्पावर्ड जी। टू रिमूव द इंक्रोचमेंट और अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी। मगर वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही है। काम नहीं कर रहे हैं। इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप और पब्लिक खूब समझती है। तो मसाइल तो बड़े हैं। अब और आप सवाल करें तो मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूँ, मगर ये ऐसा है ही है। कि इस कानून के बारे में, ये कानून बना था 2010 में। जी। कोर्टें भी जो है ना 2010 में स्टार्ट हुई हैं। ऐसा ही है। ठीक है ना। अवेयरनेस नहीं है, न मुकला हजरात में है न पब्लिक में है। तो इसको जो है ना अवेयरनेस के लिए या तो एक मीडिया का सहारा लिया जाए, जी। या जो है ना
और कोई सोर्स हो उसका सहारा जो लिया जाए, बंदों को, आवाम को पता चले कि ये कोर्ट्स हैं, ये फोर्स है, ये फोरम है, वहाँ हम जाएंगे तो इंक्रोचमेंट का मसला हल होगा। लोगों के पास नॉलेज नहीं है। ऐसा ही है। सॉरी टू से, वकला हजरात जो भी है ना, उनको इवन पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। और मैं आपको बता दूं, कानून ये जो है ना 2010 का बड़ा पावरफुल है, मगर यूज़ नहीं हो रहा। ऐसा इसमें ही है। हमारी भी गलती है, इसमें जो है ना गवर्नमेंट की भी गलती है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये कोर्ट, ये फोर्स पावरफुल हो। जब पावरफुल होगी तो आपको पता है कि इशारे कहाँ जाएंगे। ऐसा ही है। रीज़न ये है। सर बहुत जगह हमने देखा है कि ऑफिसर्स वो आते हैं और इंक्रोचमेंट जो है उसका मसला हल करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन जहाँ गरीबों की शॉप्स या इस तरह की चीज़ें हों वो तो सारी मसमार हो जाती हैं, लेकिन जहाँ पर सोर्स हो और कोई सियासी वाबस्तगी हो वहाँ वो चीज़ें बच जाती हैं। तो इसको किस तरह यानी कि आप नहीं, देखते हैं? बचती नहीं है। आपके सवाल से मैं 100% मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि वो तो असल में इजी एक्सेस है टू रिमूव इंक्रोचमेंट। जो गरीब लोग हैं या छपरे वाले हैं या छोटी सी दुकान है, ऐसा ही है। रेड़े वाला है, उसको जो है ना ऑफिसर कोई भी हटा देता है। मगर जो बड़ी बड़े प्लाजाज बने हुए हैं पब्लिक प्रॉपर्टी पे, स्टेट लैंड पे, तो उसमें हमें डिफ़िकल्टी पेश होती थी, हमें भी, फोर्स को भी, ऑफिसर्स को भी। क्योंकि मोस्टली ये होता था कि उसके लिए मैन पावर चाहिए, मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। और ज़्यादातर ये होता था कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है या स्टेट लैंड है, उस पे कब्ज़ा है, तो जब हम जाते थे डीप में तो मोस्टली उनके कागजात निकल आते थे। कोई अलॉटमेंट निकल आती थी, कोई ग्रांट ग्रांट निकल आती थी, या और कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का दिया हुआ निकल आता था कि वी आर अलाटीज़। तो उसको जो है ना अनल करने के लिए प्रोसीजर एक लंबा है, कानून में दिया हुआ है। ऐसा ही है। तो ये रीज़न्स हैं, वरना ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े जो है ना वो तुरम खान भी हट गए हैं और उनके खिलाफ भी आर्डर हुए हैं, एग्जीक्यूट भी हुए हैं। तो जो भी केसेस आते थे, तो ये बात नहीं है, 100% नहीं है, बाकी कुछ टू कुछ सम जगह है। एक्सटेंड है ऐसी ऐसा ही बात। है। यानी कि क्या ऐसी मुश्किलात हैं जो ऑफिसर्स को भी पेश आती हैं इस एनक्रोचमेंट के मसले को हल करने? ऑफिसर्स तो बेचारे पब्लिक सर्वेंट जो भी हैं, आजकल तो मैं अब क्या बोलूँ कि पाकिस्तान में या इवन सिंध में सियासी अप्रोच वाले बंदे जो है ना एक अच्छी जो है ना सीट पे, एग्जीक्यूटिव सीट्स पे बैठे हुए हैं, जी। और कोई बैठ नहीं सकता। कॉम्पिटेंट बंदा या अगर कोई ईमानदार बंदा है तो वो अगर आएगा तो 1-2 महीने के बाद वापस चला जाएगा। तो वो भी फेसेस करते हैं, बेचारे मुलाजमीन हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करें। अगर वो कुछ एक्शन लेते हैं तो या तो ट्रांसफ़र या ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ कुछ होगा ही नहीं। सिर्फ वो एक 18-19 ग्रेड वाला बंदा क्लर्क जो है ना, एज ए क्लर्क काम करेगा, और तो उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, उस ट्रांसफ़र ही होती है उनकी। ऐसा ही है। हम्म। सर साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कि 25 साल 30 साल से जो बिल्डिंग्स मौजूद हैं उनको अचानक से फिर मसमार करने का ऑर्डर आ जाता है, तो इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कि मसला ये, गवर्नमेंट को उस वक्त आंखें खोलनी चाहिए थी या अब भी ठीक है 30 साल नहीं, बाद भी बेहतर उसको? तो ये है कि जब कब्ज़ा हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रही है, जी। तो फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। मगर कभी कभी गवर्नमेंट की आंखें भी बंद होती हैं, जो अथोराइज पर्सनस हैं रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द इंक्रोचमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी इन स्टेट लैंड, वो सोए रहते हैं, या उनकी कंसेंट से भी हो जाता है जी। कब्ज़ा। बाकी किसी की नज़र में वो आ गई तो इंक्रोचर जो है ना इज़ ऑलवेज इंक्रोचर, चाहे वो 100 साल बैठा रहे, कानून ये है। जी। तो उसको रिमूव करना है 100 साल के बाद भी। ये थोड़ी है कि कब्ज़ा 100 साल से है तो उसका राइट बन गया, ऐसा ही या है। किसी की ज़मीन पे 10 साल से 20 साल से वो बैठा हुआ है तो उसका राइट बन गया। ये बात नहीं है।
बिल्कुल। कब्ज़ा कब्ज़ा होता है। साथ साथ सर कुछ चीज़ें ऐसी भी देखने को मिलती हैं, यानी कब्ज़े की बात से मुझे याद आया कि कुछ लोग होते हैं जो किसी बिल्डर से या कहीं से जाकर कोई फ्लैट या ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं और बाद में जाकर पता चलता है कि ये बिल्डिंग जो है गैर कानूनी तौर पर बनाई हुई है, तो वो बंदा जिसने पैसे भर के वो चीज़ ली है वो तो कसूरवार है नहीं, तो उसको सज़ा क्यों मिलती है इस नहीं, चीज़ की? कानून तो उसको भी कसूरवार कहता है। अच्छा। ये कानून ये है कि जो बायर है जी। मस्ट बी अवेयर, उसको पहले छानबीन करनी चाहिए। जी। उस पे लाजिम है, जो ख़रीदार है उस पे लाजिम है, कानून ये कहता है कि वो छानबीन करे, रिकॉर्ड देखे, गवर्नमेंट के पास जाए कि ये खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई, आया इसका बुनियाद क्या है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है, ये अप्रूव्ड है फ्रॉम कंपनी अथॉरिटी या नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी है। अगर जालसाजी से भी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं फिर भी उसके पास रेमेडी है कि ही कैन सू अगेंस्ट दी ओनर फॉर डैमेजेस एंड रिकवरी ऑफ अमाउंट। तो पहली इनिशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट्स ऑफ बायर कि वो छानबीन करे, सेकेंडरी उसकी आती है। कानून ये है, हमारा मज़हब भी यही कहता है, जी। बल्कि हर मज़हब यही कहता है। और जो हमारे पास लॉ है, चाहे इंग्लिश लॉ हो या हमारा अपना इस्लामिक लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या और भी बहुत सारे लॉज हैं हमारे पास, तो सब यही कहते हैं कि बायर को जो है ना, कोई छानबीन हम करनी चाहिए पहले छानबीन से। हम कोई बकरियां भैंस लेने जाते हैं तो उसका भी जो है ना वो देखते हैं कि इसकी नस्ल क्या है। ऐसा ही है, लेकिन सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आपने भी बात की कि अवेयरनेस भी बहुत कम है हम्म। और लोग जाकर कोई चीज़ ऐसी ख़रीद लेते हैं। तो आप बतौर वकील, और आपने ज़ाहिर है फॉर्मर जज आप रहे हैं, तो आप कौन सी ऐसी सजेशंस देना चाहेंगे आवाम को कि ये चीज़ें कुछ भी ख़रीदते वक्त आप ये वाली चीज़ें लाजमी देखें, जिससे आपको पता चल सकता है कि ये चीज़ें जो है वैलिड हैं या फिर ये जो है वो कब्ज़े की ज़मीन है या किसी गैर कानूनी चीज़ पर बनाई हुई? उसमें जो रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का, जी। अगर फ्रेश है तो वो आ जाएगा। आप जाके रेवेन्यू में देखें कि ये प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए है, आया ये जो है ना हाउसिंग पर्पस के लिए है या कोई एमिनिटीज़ हैं या कोई पार्क है या एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो हर चीज़ रेवेन्यू रिकॉर्ड में अवेलेबल होती है। तो बंदा जाएगा रेवेन्यू ऑफिस या सिटी सर्वेयर होता है, ज़्यादातर उसके पास भी रिकॉर्ड होते हैं। और अगर अप्रूवल के लिए तो फिर वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या और भी इदारे हैं, उनके पास जाके छानबीन करेंगे तो मालूमात हो जाएगी। बाकी एक इश्तिहार देखे, बड़ी अच्छी प्यारी बिल्डिंग जो है ना, बड़े बड़े पम्फलेट देख के ख़रीदने जाएंगे डायरेक्ट, तो फिर तो मसले होंगे ना। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि आप ख़रीदने से पहले चीज़ को देख लें कि इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। अगर कोई है डॉक्यूमेंट उसको वेरीफाई कराएं, उसके बाद जो है ना हाथ डालें, तो फ्रॉड नहीं होगा। ऐसा ही। साथ साथ सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि अवेयरनेस बहुत कम है, तो ये भी हमारी ऑडियंस के लिए जानना बहुत लाजिम है कि प्राइवेट लैंड क्या है, पब्लिक लैंड क्या है, स्टेट लैंड क्या है, यानी इसमें डिफरेंस क्या है? कुरैश साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। मैं भी समझ रहा हूँ, 7 साल की जर्नी है मेरी जुडिशल, एज ए जुडिशल ऑफिसर। तो ज़्यादातर वकला हज़रात आते हैं, मैं उनसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, उनको डेफिनेशंस का पता नहीं होता था कि पब्लिक प्रॉपर्टी और स्टेट लैंड और प्राइवेट लैंड में क्या फ़र्क है। पब्लिक प्रॉपर्टी जो है ना, वो ये है कि कोई प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के अंडर रही हो या गवर्नमेंट का कोई इदारा हो उसके कंट्रोल में रही हो या कोई ऑटोनमस बॉडी हो उसके कंट्रोल में रही हो, या जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ना, उनकी भी लैंड वो पब्लिक प्रॉपर्टी के ज़िम्मे में आती है। उनकी पूरी लैंड नहीं, बल्कि जैसे स्ट्रीट्स हैं उनके जो है ना वो पार्क्स हैं, और एमिनिटीज़ के लिए रिजर्व जो प्लाट्स हैं उनके, जैसे हॉस्पिटल के लिए रख दिया या मैटरनिटी होम के लिए रख दिया, स्कूल के लिए रख दिया, या किसी और जो है ना पब्लिक पर्पस के लिए रख दिया, वो एमिनिटीज़ या पब्लिक प्रॉपर्टी है। सही। रही बात जो है ना स्टेट लैंड की, स्टेट लैंड की तो डायरेक्टली वो तो बच्चा भी समझता है
कि प्रॉपर्टी ओन्ड बाय स्टेट, या जो रिकॉर्ड में स्टेट के नाम पे हो वो स्टेट लैंड है। ऐसा ही। पब्लिक प्रॉपर्टी की वास्ट डेफिनेशन है। जैसे एक प्राइवेट लैंड है, समझे, वहाँ पे कोई सोसाइटी बन गई, 10-20 एकड़ है, किसी बंदे के थे, उसने अपनी हाउसिंग सोसाइटी बना दी, तो उसके जो ये चीज़ें मैंने बता दी ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। और एमिनिटीज़ हैं वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। गलियां हो गई या कोई ऐसे एक पानी के स्टोरेज के लिए कुआं बना दिया तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। जी। या अगर स्ट्रीट्स हैं, या समझो कि मेरी प्राइवेट लैंड है, सपोज जी। मैंने गवर्नमेंट को दे दी कि यहाँ से रोड निकाले, कंसेंट दे दी। अब वहाँ पे गवर्नमेंट ने रोड निकाल दिया, कोई काम कर दिया, कोई नाला बना दिया, कोई कुआं बना दिया, कोई जो है ना और चीज़ बना दी पब्लिक पर्पस के लिए, पार्क बना दिया, तो वो पब्लिक लैंड हो गई, मेरी नहीं होगी, क्योंकि वो कंट्रोल हो गया गवर्नमेंट का या किसी ऐसे ही। इदारे का, तो वो मेरी नहीं रहेगी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी रहेगी। सही। तो ये है। बाकी प्राइवेट वन तो है ना, जो कोई अलाटी है, कोई गारंटी है, किसी की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है रिकॉर्ड में, तो वो प्राइवेट वन है। सर साथ साथ सज़ा और जज़ा का भी हमें निज़ाम बताएं इस हवाले से, क्योंकि बहुत यानी कि बिल्कुल किसी डर के हटते हुए कोई डर नहीं है। और छोटे सिटीज़ में स्पेशली अगर मैं अपने शहर मोरो की बात करूं तो मैं देखता हूं वहां पर मोबाइल मार्केट में जाकर बंदे के चलने की जगह भी मुश्किल से बन रही होती है। यानी वो किसी बहुत अच्छे हमारे अदबी बंदे ने जैसे लाहौर के बारे में कहा था कि लाहौर की गलियां इतनी तंग हैं कि वहां से गुजरने के बाद अगर वहां से औरत आ रही हो, इस तरफ से मर्द आ रहा हो, तो निकाह के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो उस तरह की तंग गलियां की गई हैं, यानी कि इतनी इंक्रोचमेंट करके, तो कोई डर नहीं है। तो सजा क्या है इसकी? डर तो सजा होगी तो डर होगा ना। कानून तो है, 2010 वाला कानून भी है, सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एक्ट 2010, ये तो अभी आया है। इससे पहले यही एक्ट था, एक्ट ऑफ 1979 का। उसमें एक सेक्शन जो है ना पेनल प्रोविजन इन्होंने ऐड किया है, बाकी सेम डिटो कॉपी है। इसमें अगर कोई इंक्रोचर है तो उसको नोटिस के बाद जो है ना उसके खिलाफ एफआईआर भी करती है, जिसकी सज़ा है 3 साल से लेकर 10 साल तक। उसके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट है जो इसको ट्राई करेगी, उसका ट्रायल चलाएगी और सज़ा जजा है। मगर कोर्ट्स हमारे सिंध में जो है ना हर डिवीज़न में एक स्पेशल कोर्ट है टू ट्राई या फिर क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द इंक्रोचर्स। मगर मुझे नहीं पता, कराची में एक आधा केस होगा, हैदराबाद में भी कुछ नहीं था, सक्खर में भी एक केस नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, लाड़काना में भी नहीं है, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में तो ना ट्रिब्यूनल है ना कोर्ट है, ऑफेंसेस कोर्ट है। तो ये हालात हैं। अब एफआईआर काटने वाले ये है, प्रोसीजर ये है कि गवर्नमेंट का जो अथोराइज पर्सन है ही शैल लॉन्च एफआईआर। तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो है ना उनको किसी ने बुला नहीं काटा है, वो एफआईआर कटेगा, ट्रायल होगा। जब चीज़ें खुलेंगी तो आप खुद समझदार हैं कि उंगलियां किस तरफ जाएंगी। ऐसा ही है। उनके लिए भी उस एक्ट में सज़ा है कि अगर कोई अबेटर है रिलेटिंग टू इंक्रोचमेंट प्रूव हो गया तो उसके लिए भी सज़ा है, यही सेम सज़ा। ऐसा ही तो वो इसी डर की वजह से वो एफआईआर नहीं काटते हैं। हाँ, डायरेक्शन पे काट देते हैं कि इसके खिलाफ काटनी है, इसको थोड़ा घसीटना है, तो वो कट जाती है। अदरवाइज इंक्रोचर्स के खिलाफ नहीं काट जाती है। मैंने मीरपुर खास में जो ट्रिब्यूनल है वो एक्चुअली सिविल कोर्ट है, डिविजनल कोर्ट है। जी। तो बहुत सारे केसेस डिसाइड किए, मगर जिसको मैंने डिक्लेयर कर दिया ही इज इंक्रोचर, तो उनके खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए। तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथोराइज ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर कोई काटी नहीं गई। रीजंस यही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सर जैसे कि आपने बताया कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो है वो जाएगा उसके खिलाफ, लेकिन मैं सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, मैं पूछना चाहूँगा कि कोई आम आदमी इस चीज़ के खिलाफ जा सकता है कोर्ट में कि भाई ये जो इंक्रोचमेंट हो रही है, हम आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं? बिल्कुल जा सकता है।
कि इस कानून में जो है ना, पूरे एक्ट में या किसी और कानून में कहीं भी बार नहीं है कि अ प्राइवेट पर्सन कैन नॉट इन्वोक द जुरिडिक्शन ऑफ द अथॉरिटीज, अथोराइज पर्सन और गवर्नमेंट और ऑफ द ट्रिब्यूनल और ऑफ इंस कोर्ट। जी। कानून किसी कानून में मना नहीं है, मगर ऐसे ही। सब्जेक्ट ये होना चाहिए कि इफ ही इज एग्रीव्ड पर्सन, ओके। अगर एग्रीड होता है तो ही कैन अप्रोच द ट्रिब्यूनल। जो सिविल केसेस है मोस्टली ये है कि जो प्राइवेट वन है, फर्स्टली ही हैज टू अप्रोच बिफोर द अथॉरिटीज एंड अथोराइज पर्सन आर गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल हु आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल टू रिमूव द एनक्रोचमेंट। उनके पास जाए, एक दरख्वास्त दे दे कि फलां बंदा है, पार्क पे कब्जा है, स्टेट लैंड पे कब्जा है, गली पे कब्जा है, नदी नाले पे कब्जा है, ये करके बैठा हुआ है, आप इसको हटाएं। तो उनका काम है उसके खिलाफ एक्शन लेना। अगर वो नहीं लेता तो वो कहाँ जाएगा बेचारा? कोर्ट बनी हुई, आ जाए भाई, गवर्नमेंट मेरी नहीं सुन रही, अब मैं आपके पास आया हूँ, मैंने ऐसे जो है ना हज़ारों केस डील किए हैं, तो वो माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड हुए हैं। जी। इस पे भी डिस्कस हुआ है कि आया प्राइवेट पर्सन कैन फाइल और इन्वोक द जुरिडिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल और अदरवाइज। तो प्राइवेट बंदों को जो है ना वो आना चाहिए, वही आते हैं ज़्यादातर। मेरे पास अभी तक मेरे ख्याल में 1 या 2 केसेस, मैंने तकरीबन 1500 से ज़्यादा केस डिसाइड किए हैं, उनमें से 2 या 3 केसेस गवर्नमेंट के होंगे, बाकी सब प्राइवेट ने फाइल किए थे, बीइंग एग्रीव्ड। ओके। रीज़न ये है। साथ साथ सर सवाल ये भी तो बनता है ना कि हमने देखा है कि जो इंक्रोचमेंट करता है या कब्जा करता है, अक्सर उन लोगों को अपनी इज्जत का ख्याल होता नहीं है। यानी कि वो सोचते हैं या तो पीछे बैकअप है, अगर कोई ऐसी अथॉरिटी आ भी गई तो मैं मुंह दे लूँगा, और या कोई बंदा ऐसा होता है जो पहले से ही बहुत ज़्यादा सोर्स रखता है या पावरफुल है, तो कोई आम बंदा उसके खिलाफ खड़ा हो भी जाए अगर, तो क्या वो केस पीछे नहीं ले लेते? असल में होता है टू सम एक्सटेंट, बच्चे बंदे जो केस फाइल करते हैं वो बैक भी कर लेते हैं, मगर मेरे सामने जब भी केस ऐसा हुआ तो अगर वो बंदा चलते चलते किसी रीज़न की वजह से मुकर गया, अगर उसने कहा कि आई एम गोइंग टू विड्रा द सूट, तो मैंने उसकी एप्लीकेशन डिसमिस की है फॉर द रीजंस नाउ द कोर्ट इज इन चार्ज ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी। ज़बरदस्त। पार्टी जो है ना कोर्ट बन गई है, उनकी एप्लीकेशन डिसमिस और केस जो है ना ऑर्डर कर दिया, डायरेक्शन दे दी फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट। तो हो जाते हैं बेचारे, कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि आजकल इस दौर में जो है ना देखा गया है कि घंटी कौन बांधे। अगर कोई घंटी बांधता भी है तो उसके लिए जो है ना प्रेशर्स भी आते हैं मुख्तलिफ कार्नर से, या जो इनक्रोचर है वो तो इधर उधर घूमेगा ना, तो इसको कैसे मैं पकड़ूं, ये क्यों आ गया है, इसको क्या तकलीफ़ है। तो ये हालात हैं, बल्कि हर कोर्ट में ऐसे होते हैं, हर केस में होते हैं, ये इंक्रोचमेंट के हवाले से नहीं, वैसे ही आम जो है ना केसेस उनमें भी होता है, कहीं ना कहीं से प्रेशर आ जाता है। ऐसा ही है। जी और जी। साथ साथ सर मैं आम आवाम के हवाले से भी पूछना चाहूँगा कि मेंटेलिटी ज़ाहिर है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेंटेलिटी के लोग आते होंगे, क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है कि ऐसी जहनीत बन रही है कि कोई बस्ती खाली हो और हमने कब्जा जाकर करना है वहाँ पर, ऐसी जहनीत क्यों बन रही है? ऐसी जहनीत, इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, वो अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क के लिए, तो अल्लाह चला रहा है। यहाँ तो मैंने देखा है कि कोई कचरा कुंडी भी जो है ना लोगों के नज़र में होती है कि ये इस पे कब बिल्डिंग खड़ी करें, तो जहनीत बन गई है। असल में चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, कोई पनिशमेंट नहीं है, तो इस वजह से जहनीत लोगों की बन गई है, मुफ्त की चीज़ पड़ी है, बिल्डिंग बना लो, पैसे निकाल लो, बाद में जैसे नस्ला टावल का मसला था, जी। और भी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ऐसा ही है। कब्जे करके बैठे हुए हैं। सज़ा और जज़ा जहाँ होगी ऐसी चीज़ें नहीं होगी। दुनिया में आप चले जाए, कोई पत्थर जो है ना किसी गली में कोई नहीं रख सकता,
ऐसा आप ही गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। यहाँ तो बिल्डिंगें बन जाती है रोड पे, यहाँ तो जो है ना नालों पे बिल्डिंगें बन जाती है, नाले नाले वहाँ से रिकॉर्ड हट जाता है। सिटी सर्वे का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। हमारे पास तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका सर्वे ही नहीं है। ऐसा ही है। गवर्नमेंट को ये पता नहीं होता कि हमारी लैंड कहाँ तक है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या करेगी कब्जा, लोग डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं, फिर कहते हैं कि फला जगह हमारी है। अब गवर्नमेंट को भी पता नहीं है कि ये इसकी है या किसी और की है, किस तरफ है। ऐसा ही है। तो ये तो हमने कुछ बातें की पब्लिक लैंड के हवाले से, पब्लिक प्रॉपर्टी के हवाले से और स्टेट लैंड के हवाले से। साथ साथ ये भी पूछना चाहूँगा, जो प्राइवेट लैंड है उस पर भी लोग काबिज़ हो जाते हैं, कब्जा जाकर करते हैं। कोई बंदा है, अगर वो कोई लंदन गया हुआ है, कोई दुबई गया हुआ है, यहाँ पर प्रॉपर्टी है, उसकी पीछे प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, या फिर ऐसी इंक्रोचमेंट के मसाइल। तो प्राइवेट जो लैंड है उसके हवाले से भी हमें कुछ बताएं। प्राइवेट लैंड के हवाले से तो कानून क्लियर है, ये हर एक बंदे के नॉलेज में है। जी। आप तो लंदन की बात कर रहे हैं, या बाहर मुल्क लोग जा रहे हैं तो कब्जा हो रहा है। लोग तो घर में बैठे हुए हैं, उन पे भी कब्जा हो जाता है। तो ऐसे ही है। उनके लिए कानून है हमारा। अभी 2005 में सज़ा और जजा के लिए कानून गवर्नमेंट ने बनाया था, सिंध गवर्नमेंट ने, जी। कैबिनेट ने। इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट, जी। इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 का है। तो उसमें भी 3 से 10 साल तक की सज़ा है। वो सेशंस ट्रायल है। तो अगर किसी के घर में कब्ज़ा है, किसी की दुकान पे कब्ज़ा कोई कर रहा है, कर दिया है, या फ्लैट पे कब्ज़ा कर दिया है, तो वो जाए कोर्ट में, कोर्ट को केस फाइल करे कि सच एंड सच पर्सन हैज़ डिस्पोजेस्ड मी फोर्सफुली। तो कोर्ट उसको सज़ा देगी, और सज़ाएँ दी है कोर्ट्स ने। कोर्ट्स अभी तक काम कर रही हैं, ये बात नहीं है। अगर या सज़ा जजा में नहीं जा रहा था, वो उसमें सेक्शन 9 है ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट, उसमें सिविल सूट फाइल कर सकता है। वो भी स्पीडी ट्रायल है, विद इन 6 मंथ्स कोर्ट हैज़ टू डिसाइड द केस। इसके अलावा एफआईआर भी कर सकती है 148 147 की। तो आवाम जा सकती है, कोर्टें खुली हुई हैं, वकील हजरात बैठे हुए हैं, जाएं अपना हक लें। अगर चुप करके बैठेंगे तो फिर तो ये माहौल बढ़ जाएगा। ऐसा ही है। सर, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं और जो स्टेट लैंड के हवाले से हम बात कर रहे थे, वहाँ पर एक और सवाल जो मेरे जहन में था कि अक्सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो भी आ जाता है बीच में। तो आपका जो करियर रहा, उस हवाले से कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी चीज़ आपको देखने को मिली जो हमारी ऑडियंस से आप शेयर करना यार, चाहें? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं 7.5 साल जज रहा। जी। तो किसी पॉलिटिकल फिगर या और कुव्वतें उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया या अप्रोच नहीं किया। सही। रीज़न ये था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे, मैं वकील था, एक्चुअली तो मैं वकील हूँ। जी। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे एज अ जज रख दिया। तो इन 7 सालों में पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस जो है ना मुझे नहीं आया, सही। ना किसी और कॉर्नर से। तो मेरे पास तो नहीं आया। रीज़न ये भी होगा, वो समझ रहे होंगे ये वकील है, अब क्या करेगा, नहीं बात मानेगा तो। और डरता भी नहीं है, कहता है भली नौकरी से निकाल दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं जाके वकालत करूँगा। तो ये भी रीज़न्स होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर बोल्ड बंदा हो, काम वाला बंदा हो, जो है ना डिसीशंस उसके बोलते हैं। ऐसा ही। लोग जो है ना समझ जाते हैं कि ये बंदा बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। इसी वजह से जो है ना पॉलिटिकली फोर्स मेरे पास नहीं है, ना किसी और कॉर्नर से कि ये करना है वो करना है। पता नहीं, हम सुन रहे हैं। अब 7.5 सालों में मुझे नहीं आया। साथ साथ सर ये भी पूछना चाहूँगा कि अभी हम एंटी इंक्रोचमेंट और ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, और बहुत सारी बातें हमने की भी हैं इस पॉडकास्ट में। साथ साथ क्योंकि ज़ाहिर है आप वकील हैं और सीनियर लॉयर हैं, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा, अक्सर अवाम में कुछ चीज़ें यानी कि एक आम है वकील के हवाले से कि भाई वकील जो है वो झूठ बोलता है, वकील झूठ का साथ देता है, या फिर ऐसी बातें कि भाई वकील जो है तारीखें ज़्यादा लेता है ताकि मैं पैसे ज़्यादा ले सकूं। अवाम में एक तासुर है ये। या फिर इस चीज़ को भी नहीं समझा जाता कि भाई आज डिफेंस लॉयर की बारी थी, आज उसने बात करनी थी। छोटे शहरों में ये कहा जाता है आज मेरे वकील ने बात ही नहीं की जज के सामने।
तो इस तासुर को, इन चीज़ों को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, या अवेयरनेस किस तरह दी जा सकती है इस एडवोकेसी और हमारे इस फ्रेटर्निटी के हवाले से लोगों में? साहब आपके जो है ना इसमें 2-3 जी, सवाल जी, जी। हैं। पहला सवाल आपका ये है कि वकील झूठ बोलता है, तो तौबा नौज़ुबिल्लाह ऐसी बात नहीं है। जी, और आप ने खुद ही बोल दिया वकील वकील, आप देखें वकील किसका नाम है, ऐसा ही है। ठीक है? तो ये बात नहीं करनी चाहिए। और अवाम अगर कहती है कि वकील झूठ बोलता है, वकील का काम है टू असिस्ट द कोर्ट जी, on the instructions of his client यस, or her client। तो वकील का काम ये नहीं है कि झूठ बोलता है। वकील जो है ना, जो भी उसका क्लाइंट उसको बताता है, वो कानून के तहत जज को जो है ना वो ट्रांसफ़र करता है थ्रू आर्ग्यूमेंट्स और प्लीडिंग्स। ऐसा ही है। तो वकील का काम ये नहीं है झूठ बोलना या कोई बाहर से कोई चीज़ ले आना। जो उसको क्लाइंट बताएगा कि भाई मेरे साथ ये मसला हुआ है, जी, वो कोर्ट को जो थ्रू प्लीडिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स वो बताएगा, और कोर्ट को असिस्ट करेगा, ऐसा ही है। डिफेंड नहीं करेगा। वकील का काम है टू असिस्ट द कोर्ट ओनली। बाकी जो है ना कोर्ट हैज टू डिसाइड द इशू आर केस। ये है। दूसरा ऐसे ही। सवाल क्या था आपका के? मेरा सवाल ये था कि ये जो तासुर है आम आवाम में, इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, या अवेयरनेस किस तरह दी जा सकती है इस फील्ड के हवाले से? अवेयरनेस आवाम को पता है। ये कुछ लोग हमारे पास भी काली भेड़े हैं जिन्होंने काम जो है ना वो ख़राब किया हुआ है। अदरवाइज़ आवाम जो है ना, खास करके पाकिस्तानी आवाम, जहाँ चारों सूबों की आवाम, वो समझती है। और कभी झगड़ा होता है तो कहते हैं कोर्ट में देख लेंगे तुम्हें। तो आवाम को पता है, आजकल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस है। तो कुछ लोगों की वजह से वकला हजरात को जो है ना वो कहना अच्छा नहीं है। ऐसा ही, स्पेशली मुझे तो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, वकील अल्लाह ताला का नाम है, बिल्कुल। और हर मजाक नहीं है। फील्ड में, हर फील्ड में हर मिजाज के लोग मिलते हैं। बिल्कुल, तो डेफिनेटली। किसी एक मिजाज के बंदे को देखकर ओवरऑल फील्ड के लिए या पूरी कम्युनिटी के लिए कोई तासुर कायम करना, ये गलत बिल्कुल बात है, गलत है। बिल्कुल ऐसा ही। गलत बात है। और साथ साथ सर मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि यंग लॉयर्स जो हैं आजकल, जो आपको नज़र आ रहे हैं, किन चीज़ों पर उनको काम करने की ज़रूरत है, या फिर आपकी उनके लिए क्या राय होगी, क्या सजेशंस होंगे? यंग लॉयर्स के लिए मेरी स्पेशली ये सजेशन है और राय ये है कि वो जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है, इट्स प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। जी, इसका नाम ही यही है, बादशाहों का जो है ना प्रोफेशन है। अगर इसमें आ गए हम जैसे लोग, तो इनको इंतज़ार करना चाहिए। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना एडवोकेसी की, जी, तो उसमें फ़ीस लेने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। वो पीछे से एक जेब बना रहता था पुराने दौर में, जब ये शुरू हुई वकालत, तो क्लाइंट उसको जो है ना पीछे से फीस रख देता था, जो भी है। फीस नहीं मांगी जाती थी, उसकी मर्जी से, क्योंकि वो लॉर्ड्स थे, उनको पैसों की ज़रूरत नहीं थी, वो शो क्या करते थे। अब तो ये प्रोफेशन बन गया है। तो यंगस्टर को मैं कहूँगा कि थोड़ा इंतज़ार करें। जी, ये जो है ना प्रोफेशन वो है, जैसे आप कभी थर पार कर गए हैं या किसी बयाबान जगह पे गए हैं, तो वहाँ जब बारिश पड़ती है तो 1 घंटे वाली बारिश का पता ही नहीं चलता कि बारिश पड़ी है। ऐसा ही है। 2-4 घंटे पड़ते हैं, फिर उसके बाद ज़ाहिर होती है ज़मीन पे कि पानी आया है। बिल्कुल, तो 4-5 साल ये प्रोफेशन लेता है फॉर अर्निंग पर्पस। जी, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप पढ़ें, बुक्स पढ़ें, सीनियर्स का सहारा लें, कोर्ट्स में जाएं, देखें कि कैसे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। वकील साहब जो सीनियर हैं या कोई और अदर है, उसको देखें हाउ ही इज़ आर्ग्यूइंग, वो कोर्ट में कैसे अपीयर हो रहा है, कैसे पेश हुआ है, इंटर हुआ है तो क्या कर रहा है। और स्टडी करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला फल मिलेगा, मगर टाइम लेता है ये प्रोफेशन। बाकी जल्दबाजी में फिर तो आजकल के जो हालात हैं, बच्चे कहते हैं कि एक दिन एलएलबी कर लें, दूसरे दिन हम कमाना शुरू कर दें,
तो मेरे ख्याल में मैं 2004 में जब आया था प्रोफेशन में, तो मुझे सीनियर जो है ना सिर्फ 500 रुपये देते थे कि आप जो है ना अपनी मोबाइल में ये 500 का बैलेंस डाल दें, जब कोर्ट में ज़रूरत पड़े तो मुझे मिस कॉल दे देना, मैं कोर्ट में आ जाऊंगा। तो फिर अल्लाह ताला ने रास्ते दिए, सीनियर्स के साथ काम किया, सीनियर्स ने पे भी किया, सिखाया भी हमें, अपनी भी जो है ना वो जिस थी सीखने की। तो टाइम के साथ अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर रहें, इसमें जो है ना वो गलत साइड पे न जाएं। बिल्कुल। जो रॉन्ग वेज हैं वो तो अब मैं डिस्कस नहीं कर सकता कि कौन से हैं, खामखा जो नौजवान गुस्सा करेंगे, तो सीधे रास्ते पे चलें, अपने क्लाइंट के साथ सिंसियर रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, अगर क्लाइंट आपका जैसा भी हो, गरीब है अमीर है, उसके साथ आप सिंसियर रहें, अल्लाह ताला आपके लिए जो है ना बड़े मौके देगा। आप वक्त के साथ आपको खुद बुलाएंगे, आ जाओ भाई क्या चाहिए आपको। वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद ना, कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो टाइम के हिसाब से मेहनत के साथ साथ जो है ना आपको डिमांड होगी, ऐसे ही आपको क्या चाहिए। बाकी जल्दबाजी में तो कुछ नहीं होगा। मेरे साथ तो ये हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक। ऐसे ही आ जाओ भाई, जज बन जाओ, दोबारा बन जाओ, तीसरी बार बन जाओ। तो अभी ये रीजंस हैं, तो लगे रहें अपने धंधे में, जो प्रोफेशन है। इधर उधर जो है ना जाने की ज़रूरत नहीं है। तकलीफ़ है मगर मुश्किलात दूर होंगी वक्त के हिसाब से और मेहनत से। ऐसा ही है। और साथ साथ सर मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, हमारी जो ऑडियंस है वो स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। आपकी सर्विस के दौरान या जो आपका वकालत का जो एक्सपीरियंस है, इसमें से कोई भी ऐसी स्टोरी जिसमें मोटिवेशन हो या फिर जिसने आपकी लाइफ पर एक असर डाला हो, कोई ऐसी स्टोरी आप ज़रूर अगर शेयर करना चाहें तो। स्टोरी अब ये होगी कि मैंने शादी की, तो ज़रूर इतने लैंडलॉर्ड तो हम नहीं हैं, ना पीछे से पैसा था, सेल्फ मेड लोग हैं। जी। शादी की, गांव से आया, मेरे पास मोटरसाइकिल थी शुरू शुरू में, तो बेगम को भी ले आया घर, वालदा थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी साथ थी। तो मैं रहता था कयूमाबाद में, किसी फ्लैट में रहता था जी। रेंट पे। ये पुरानी बात है, जी। 2006-7 की बात है, या 5 की होगी, 5 की सॉरी। जी। तो मैं आया, रात को सोए, सुबह में उठा, जेब में हाथ डाले, जो भी पैसे थे वालदा को दिए कि मैं जा रहा हूँ। बेगम भी वहाँ पे थी। देखा तो मोटरसाइकिल खड़ी है, उसको टैंकी उसकी खोली, उसमें जो है ना वो पेट्रोल था। मैंने कहा सिटी कोर्ट पहुँच जाऊँ, बाकी अल्लाह मालिक है। तो आया, जैसे ही सुबह सुबह का टाइम था, यानी कि 7 बज रहे थे, मैं सिटी कोर्ट पहुँच गया। ये पहली दफ़ा थी ज़िंदगी में कि 7 बजे मैं सिटी कोर्ट आया हूँ, अदरवाइज़ 8 बजे तक, 8:15 बजे जी। हो जाते थे। पैसे मेरे पास नहीं थे, सीधी बात है। जी। जी। पेट्रोल था गाड़ी में, वो भी खड़ी थी 10-15 दिन वहाँ पे। तो मैंने कहा अल्लाह वाले के दोस्त यार बहुत हैं, किसी से ले लेंगे, खर्चा चल जाएगा। मैं आया तो एक टैक्सी वाला था, जैसी पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, टैक्सी वाले ने जो है ना पीछे से आवाज़ लगे, वकील साहब। मैं पूछा, उसने कहा कि सर ये लोग आए हैं पंजाब से, ये शादी करेंगे। अब मैं शादियों के केस मैंने ज़िंदगी में नहीं किए कभी भी। सही। मैंने कहा आ जाओ। मैं उनको ले आया अपने दफ्तर में। मौलवी साहब को मैंने फ़ोन किया कि यार ये इनकी शादी करा दो, और ये आए हैं पता नहीं कहाँ से, मैं ये काम करता नहीं हूँ, किसी और वकील से जो है ना आया, वकील साहब से आइडेंटिफाई भी करा दो, मैं नहीं करता। सही। क्योंकि शुरू से मैंने ये चक्कर चलाए नहीं थे, सही। केस करता ही नहीं था, मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं थी। पता नहीं क्यों, ये आज तक मुझे पता नहीं है सही। सही। कि फ्री विल के केस जो है ना वो मैं नहीं करता था। बहरहाल उसको मैंने कह दिया, उसने जाके जो है ना हर चीज़ करा दी, और किसी वकील साहब से भी आइडेंटिफाई करा दिया। फिर मेरे पास भेज दिया उसने कि जाओ। मैं आया, उन्होंने मुझे लिफाफा पकड़ा के वो चले गए, पता नहीं कौन थे क्या थे। मैंने तो उसको ऐसे ही दे दिया कि तुम जो है ना वो आप चले जाओ, ये शादी करा देगा, मौलवी साहब है या वकील साहब है, पैसे खुद ले लेंगे। लिफाफा मेरे टेबल पे रख के चले गए, मैंने भी जेब में डाल दिया, पता नहीं क्या है।
चला गया नीचे, 8 बज रहे थे, 1 घंटे में हो गया, 8 या 9 बज रहे थे, नाश्ता वाश्ता किया, वही लिफाफा निकाल के मैं जो है ना वो मैंने कहा देख लूँ क्या है, देखा तो उसमें ये 2005 में वो 20,000 पड़े थे उसमें। तो अल्लाह ताला, आप सुबह सुबह वकील साहब अगर कोई रोजी रोटी के लिए निकलता है ना तो उसको रोजी रोटी मिल जाती है। ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला ने वो लिख दिया था, काम भी मैंने सिर्फ रास्ता उनको दिखाया कि जाओ इधर ये कराएगा, मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं नहीं कराता। मामूली साहब ने फिर बैठ जाए, वकील साहब के पास चले जाओ। तो नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं भी इस भरोसे पे आया था कि जाऊंगा, आज कुछ न कुछ मिलेगा, तो मिल गया। और उस दौर में 20,000 यानी कि 2 महीने का खर्चा था, 2.5 महीने का खर्चा था। तो ये है, ये वाकया एक है मेरा जबरदस्त। जो मैं नौजवानों के साथ शेयर शेयर करना चाहता हूँ और कर दिया। बिल्कुल। तो सब्र करें, अल्लाह ताला बहुत कुछ देगा। बिल्कुल, इसी में भी मैसेज है कि आजकल नौजवान जो हैं वो 12 बजे 1 बजे उठने वाले लोग हैं। तो आपने ये भी एक मैसेज दिया है इसमें कि सुबह सवेरे उठें, और अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा वैसे भी किया है, तो क्या अल्लाह हुआ ताला रिज़्क देने वाला है। और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, स्पेशली आपकी जो स्पेशलिटी है उस पर भी बातचीत हुई, और साथ साथ यंग लॉयर्स को भी आपने सजेशंस दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको मधु करके भी। और नाज़रीन मोहतरम, आपने सर जुल्फ़कार अली सोलंकी साहब को सुना, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है आप भी बहुत कुछ सीखे होंगे। इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।